स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, और इसी के साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली एक और चीज पढ़ाऊंगा, वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये चीज है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। ओके, अब पहले ये बताइए कि सर ये मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनता कब है? तो आपको शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। आपने बोला था योक सैक के सेल्स होते हैं, याद है? याद आ गया? ठीक है, तो वहां से कुछ सेल्स जो रहेंगे, इन्हीं को आप जर्माइनल एपिथेलियम भी बोलोगे। ये बनाएंगे क्या? oogonia। oogonia कैसा है? डिप्लॉइड है। ये सब भी कैसे हैं? डिप्लॉइड है। इसी को आपने नाम दिया फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम दिया? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर oogonia जो रहेगा ये कन्वर्ट होगा किसमें? प्राइमरी oocyte के अंदर में। अगर आपको याद होगा तो क्या? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte खुद भी कैसा है? डिप्लॉइड ही है। ठीक, और कन्वर्जन ऑफ oogonia इनटू प्राइमरी oocyte, इसी फेज को हमने नाम दिया ग्रोथ फेज। क्या नाम दिया है? ग्रोथ फेज नाम दिया है। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो रहेंगे आपको मालूम है ये क्या बोलेंगे हम? हॉल्ट होते हैं, रुके हुए होते हैं। कौन सी स्टेज के अंदर में? मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में भी कौन सा फेज था? डिप्लोटीन था। ठीक है, तो प्रोफेज 1 जब आ गया, इसका मतलब ऑब्वियसली आप बात कर रहे हो मियोसिस 1 की। तो प्रोफेज 1 का कौन सा? डिप्लोटीन स्टेज था, जिसके अंदर में ये क्या है? अभी अरेस्टेड है। ठीक, फिर आपने बोला इसी प्राइमरी oocyte के ऊपर में यही प्राइमरी oocyte जो रहेगा, इसको कौन सराउंड करेगा? ग्रेन्युलोसा सेल्स सराउंड करेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको नाम देंगे क्या? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। क्या नाम देंगे? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, और अब ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स प्यूबर्टी के बाद में, है ना, तो एक एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है एवरी मंथ वो क्या होगा? डेवलप होगा, मैच्योर होगा, और फिर वो कन्वर्ट होगा। अब ये आप देखोगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल, तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर में? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये फाइनली कन्वर्ट होता है किस में? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, और जब ये स्टेज होती है तो तभी अंदर वो जो आपका प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर में? सेकेंडरी oocyte के अंदर में। याद आया? तो हमने ये बोला था लास्ट टाइम पे कि व्हेन सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, मीनवाइल इनसाइड दैट फॉलिकल प्राइमरी oocyte completes the meiosis 1 and converts into secondary oocyte, and now this secondary oocyte is again arrested in कौन सा फेज? मेटाफेज 2। और आपको रीजन भी बताया था कि मेटाफेज 2 में अरेस्ट होने का रीजन क्या है? मेटाफेज में तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए यू विल नीड स्पाइडरमैन सेंट्रियोल। ठीक है, एंड सेंट्रियोल इसके पास में नहीं होता, एंड फॉर दैट सेंट्रियोल इट विल वेट फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगर स्पर्म आएगा देन द स्पर्म विल ट्रांसफर वन ऑफ इट्स सेंट्रियोल्स, एंड देन फिर वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए अब हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर की। ठीक, या ये पहले, उससे पहले तो यही आ जाएगा। अब पूरा सीक्वेंस समझिए आप क्या होगा। देखो ये स्ट्रक्चर मैं तुमको ऑलरेडी एक बार समझा चुका हूँ। फॉलिकल के अंदर में आपका oocyte है, ये बात समझो। oocyte एग सेल फीमेल गैमेट कहाँ पर है? फॉलिकल के अंदर है। ठीक, और कौन सी स्टेट में है? सेकेंडरी oocyte है, यानी मियोसिस 2 के अंदर में अटका हुआ है।
ठीक। सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, चलिए इसका काम तो हो गया, तो इसको थोड़ा सा ये मान लेते हैं, और यहाँ पे ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस, जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए। ये है आपका सेकेंडरी oocyte। क्या है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, देखिए, और सेकेंडरी oocyte का ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, पहले तो ये बता देते हैं कि ये है क्या चीज। तो इसको आपने नाम दिया सेकेंडरी oocyte। क्या नाम दिया? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेकेंडरी oocyte एक सेल है, सिंगल सेल है। तो इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक, उसी को नाम दिया जाता है वेटलाइन मेम्ब्रेन। क्या चीज? वेटलाइन मेम्ब्रेन। आगे के लिए याद रखना है आपको, जब हम स्पर्म और ओवम का इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब सिर्फ एक सिंगल डिप्लॉइड जाइगोट ही बनेगा। ठीक है, सो वो प्रिवेंशन के अंदर में इस मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट उसके लिए पहले ये समझ लीजिए कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो ये जो सिंगल सेल आप देख रहे हो, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। इसी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज रेफर्ड एज वेटलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये सेकेंडरी oocyte है, यानी मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है। ठीक, तो जो लोग भूल गए उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्मल डिप्लॉइड सेल था, नॉर्मल डिप्लॉइड सेल था। मान लीजिए ये आपका प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte का जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। याद आया? ये कब बनेंगे? मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। लेट अस कंसीडर दिस टू बी प्राइमरी oocyte. So when that primary oocyte completes its meiosis 1, there is formation of 2 cells, and now these cells are going to be haploid cells. Take one of them will be larger in size because it will have a larger content of cytoplasm. तो यहाँ पर जो सेल का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। One of the cells will have a larger composition of cytoplasm. On the other hand, the next one will have very minimum quantity of cytoplasm. ठीक है सर, ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि मैंने आपको बोला था फीमेल बॉडी एक सिंगल एम्ब्रियो के लिए रेडी होती है। समझ में एक बात? सिंगल एम्ब्रियो मतलब सिंगल गैमेट, और मियोसिस में तो 4 सेल्स बनते हैं ना। अगर 4 गैमेट बनेंगे, 4 मैच्योर होंगे, तो फिर तो 4 बार फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो 4 एम्ब्रियोज बन सकते हैं, पर 4 एम्ब्रियोज के लिए नेचुरली बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। आई ये बात समझ में? तो एक बार में एक ही एम्ब्रियो डेवलप होना चाहिए, और एक एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एक फीमेल गैमेट सफिशिएंट है। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि फीमेल गैमेट को मूव नहीं होना है, वो सिर्फ एम्ब्रियो तक जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। मूवमेंट होगा किसका? मेल गैमेट का। तो मेल गैमेट्स की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और ये बात हमने ऑलरेडी वो प्लांट वाले पार्ट के अंदर में भी पढ़ी है, जब हम प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। याद है आपको? हमने बोला था एंथर जो आपका ये बनाता है, पोलन ग्रेन्स बनाता है। तो पोलन ग्रेन्स हमेशा कैसे रहेंगे? लार्जर क्वांटिटी में रहेंगे एज कंपेयर टू ओवरीज या ओव्यूल्स। ठीक, खासतौर पे वो जो आपके अबायोटिक जो था, अबायोटिक पॉलिनेशन जिसमें होता था खासतौर पे एयर के थ्रू, ठीक है, और वाटर के थ्रू। तो आपने बोला था इनमें पोलन ग्रेन्स की संख्या जो है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओव्यूल डिस्ट्रीब्यूट होता क्या? नहीं, उसकी एक अपनी पोजीशन है। अब वहां तक पहुंचने का काम किसका है? पोलन ग्रेन्स का है। तो यहाँ पर भी वैसे ही फीमेल गैमेट की अपनी एक जगह है, वहां तक
जाने का काम किसका है, मेल गैमेट का है, तो क्वांटिटी में ज्यादा क्या रहेगा, मेल गैमेट रहेगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे देखो ये आपका प्राइमरी oocyte है जो डिप्लॉइड था, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, 2 सेल्स बन गए। अब मियोसिस 1 के बाद में जो दोनों सेल्स बने हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। बेटा जी फिर हर किसी का दोबारा से अब क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, एंड मियोसिस 2 के बाद में आपको फिर से क्या देखने के लिए मिलेंगे, 2 सेल्स। अगेन वन ऑफ देम विल हैव अ लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द अदर वन विल हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो पहला बना था इसको आपने नाम दिया था फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम दिया था, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो सेकंड बनेगा दोबारा से, इसको नाम दोगे क्या, सेकंड पोलर बॉडी। और आपको बोला था कि ये कुछ बहुत ज्यादा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आपके लिए नॉन फंक्शनल है। आई मेरी बात समझ में, और ये डिजेनरेट हो जाएंगे, लेकिन बनेगा तो सही ना। इसका मतलब अगर मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये वाला इतना प्रोसेस अगर कंप्लीट हुआ तो 2 सेल्स बने हैं, एक ये और दूसरा ये तो हमको समझ में आ गया कि ये है, ठीक है ना। बट सर दूसरा भी तो बना होगा, तो वो कहां पर है, हमने बोला दूसरा भी बना है, वो यहीं पे आसपास में कहीं पे तो भी है, ठीक है। बट उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बहुत मिनिमम है। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। तो इसको फिर आपने क्या नाम दे दिया, ये हो गया आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और इसी सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन जो थी उसको आपने क्या नाम दिया, वेट लाइन मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए बात, वेट लाइन मेम्ब्रेन जो रहता है, इट सिक्रीट्स, वेट लाइन मेम्ब्रेन बेटा जी, वेट लाइन मेम्ब्रेन सिक्रीट्स another layer which is non-cellular। वेट लाइन मेम्ब्रेन से एक और मेम्ब्रेन जो है डेवलप होता है जो नॉन सेल्यूलर है, सेल से बना हुआ नहीं है। तो सर फिर वो किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या चीज, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर नॉन सेल्यूलर है, एंड दिस लेयर इज रेफर्ड एज ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा। आई कि मेरी बात समझ में, ठीक है। मैंने क्या बोला, वेट लाइन मेम्ब्रेन से एक और मेम्ब्रेन डेवलप हुआ जो कैसा है, नॉन सेल्यूलर है, ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर है जो वेट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर आता है, और इसके ऊपर एक लेयर आएगी कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे तो एक मिडिल लेयर बनेगा, उस लेयर का नाम रहेगा क्या, ज़ोना पेल्यूसिडा। आपको ये याद रखना है कि वो नॉन सेल्यूलर लेयर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, किससे बना है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, ठीक है। बट सर अभी तक ये पूरी केस के अंदर में कहीं पे भी ग्रैन्युलोसा सेल्स तो आए नहीं, है ना। हमने बोला था ये प्राइमरी फॉलिकल में रहता है ना, ये सब जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो पूरा स्ट्रक्चर फॉलिकल में। तो सर फॉलिकल कहाँ पर है अभी, है ना। हाँ, तो अब यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करोगे फॉलिकल। मेरी इतनी बात समझ में है क्या, ये आपका मेन सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन को आपने क्या नाम दिया, वेट लाइन मेम्ब्रेन, और वेट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या रहेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखो यहाँ पर एक ये चीज रहेगी, अब यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या चीज, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, अब यहां पर ये जो है, ये ऊपर की जो लेयर है, दिस इज रेफर्ड एज ग्रैन्युलोसा सेल्स। ओके, अब ग्रैन्युलोसा सेल्स के आप दो पार्ट देख रहे होंगे, एक ये जो है बिटवीन ज़ोना पेल्यूसिडा, और एक ये ऊपर का जो लेयर है वो, ठीक। ये जो ऊपर का लेयर है ग्रैन्युलोसा सेल्स का, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स का जो ऊपर का लेयर है इसको बोलते हैं
डिस्कस, डिस्कस प्रोलीजेरस। क्या नाम दिया? डिस्कस प्रोलीजेरस। ठीक है, इट इज द लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडिंग सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को एक लेयर सराउंड करता है किसका? ग्रैन्युलोसा सेल्स का। द लेयर इज रेफर्ड एज डिस्कस, डिस्कस प्रोलीजेरस। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग कि ये डिस्कस प्रोलीजेरस और वेटलाइन मेम्ब्रेन, सॉरी जोना पेल्यूसिडा, दोनों के बीच में कुछ और ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे द ग्रैन्युलोसा सेल्स, दोबारा से ग्रैन्युलोसा सेल्स कनेक्टिंग डिस्कस प्रोलीजेरस एंड जोना पेल्यूसिडा, कनेक्टिंग डिस्कस प्रोलीजेरस प्लस जोना पेल्यूसिडा इज रेफर्ड एज क्यूम्यूलस, क्यूम्यूलस oophorus। क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलस oophorus। ठीक, फिर से एक बार स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये सेकेंडरी oocyte, इसी की सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया क्या? वेटलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ से एक और लेयर डेवलप हुई, दैट इज नॉन सेल्यूलर, सेल से बनी हुई नहीं है। क्या है फिर? किससे बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन से। लेयर का नाम जोना पेल्यूसिडा। इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड कर रहे हैं कौन? Granulosa cells. So the layer of granulosa cells is called as discus proligerus। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, discus proligerus। अब discus proligerus और zona pellucida के बीच में और granulosa cells का बंच है जो दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है ना? This bunch is again referred as cumulus oophorus। क्या नाम दिया? Cumulus oophorus। अब एक बात याद रखिए, ऊपर की तरफ देखिए, ये स्पेस बना हुआ है ना, स्पेस। ठीक है, सो द स्पेस बिटवीन ग्रैन्युलोसा सेल्स या फिर डिस्कस प्रोलीजेरस एंड जोना पेल्यूसिडा, दिस स्पेस इज रेफर्ड एज एंट्रम। स्पेस का नाम क्या है? एंट्रम। स्पेस इज रेफर्ड एज एंट्रम एंड दैट एंट्रम इज filled with a fluid, that antrum is filled with a fluid and that fluid is called as liquor folliculi, liquor folliculi। ठीक है, so the space between zona pellucida and granulosa cells is filled up with a fluid and that fluid is called as liquor folliculi। that space is referred as antrum। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कुछ लाइक कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखो फिर अब इसके बाद में अब होगा ये, देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट और स्टार्ट होगा, ठीक है ना, खासतौर पे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो नेक्स्ट फेजेस आएंगे उसमें एक आता है फॉलिकुलर फेज, यानी कि अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये और आगे क्या होता जाएगा? डेवलप होता जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता जाएगा तो ये सारे चेंजेस उसके अंदर में होते जाएंगे। ठीक है, अंदर का स्पेस बनेगा, लिक्वर फॉलिक्यूलाई आएगा, जोना पेल्यूसिडा डेवलप होगा, ये सारी चीजें। इधर में ये पोलर बॉडी बनेगा, इसको आप नाम दे दीजिए, क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट पोलर बॉडी हम उसको बोल देंगे। ठीक है, एंड देन फिर क्या होगा इसके बाद में बेटा जी, ये जो आप ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर देख रहे हो, ठीक है, इट फॉर्म्स 2 more लेयर्स। इसके ऊपर में 2 और लेयर्स आएगी। कितनी लेयर्स आएगी? 2 लेयर्स, और उन लेयर्स को नाम देंगे थीका। क्या नाम देते हैं? थीका। अब 2 लेयर्स मैंने बोला तो अंदर की लेयर को नाम देंगे थीका इंटरना और बाहर की लेयर को नाम देंगे थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये इसके ऊपर में ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर में एक और लेयर आएगा। लेट अस कंसीडर कि ये जो लेयर आ रहा है इसको आप क्या नाम दोगे? थीका इंटरना, थीका इंटरना। और इसके ऊपर में फिर एक और क्या आएगा बेटा जी? एक और लेयर आएगा एंड दैट लेयर विल बी रेफर्ड एज थीका एक्सटर्ना। ठीक है, इसके ऊपर फाइनली एक और लेयर आएगा, उसका नाम रहेगा क्या? थीका एक्सटर्ना। ठीक, अब सर ये थीका कहां से बना? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना कहां से बना? तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स ही है
जिनके सेल डिवीजन से आगे क्या बनेगी, ये लेयर्स बनेगी। हाँ, एक और लेयर जो है वो मेरे ध्यान से निकल गई, वो अभी बता देता हूँ तुमको। यहाँ ज़ोना पेल्यूसिडा जो आप देख रहे हो, ठीक, उसके ऊपर में एक और सेल्यूलर लेयर आएगी, सेल्स से बनी हुई लेयर आएगी, ठीक, और वो सेल्स बनाएंगे यही ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो यहाँ आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और लेयर दिखाई देगी, मैं भूल गया था उसको। हाँ, ये जो लेयर है भाई साहब, इसका नाम है कोरोना, कोरोना वायरस नहीं है, रेडिएटा। क्या नाम है, रेडिएटा। रेडिएट होना मतलब, और बचपन में तुम ऐसा घटिया सा सूरज बनाते थे, वैसे ये डायग्राम में कोई बहुत अच्छा नहीं है, घटिया, ठीक है, बट तुमको याद होगा बचपन में वो तुम ऐसा घटिया सा सूरज बनाते थे, वो सूरज से निकलती हुई किरणें बनाते थे, है ना, रेज बनाते थे, तो वो रेज जो है दैट इज रेडिएटा, रेडिएशन, समथिंग ऐसा जो रेडिएट होते हुए दिख रहा है ना, ठीक है। तो वैसे ही ये जो लेयर होती है ये ऐसे रेडिएट होते हुए दिखती है, ठीक, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है क्या, कोरोना रेडिएटा। क्लियर होगी मेरी बात? अब दोबारा से बता रहा हूँ, समझो सीक्वेंस। सबसे अंदर में सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने नाम दिया क्या, वेट लाइन मेम्ब्रेन। इसी से बना एक और लेयर जिसका नाम था ज़ोना पेल्यूसिडा, जो सेल्यूलर नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन एक थर्ड लेयर बनकर आया जिसका नाम था कोरोना रेडिएटा। ये किससे बना, तो ये आपको याद रखना है कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रैन्युलोसा सेल्स, फॉर्म्ड फ्रॉम, ये कहां से बना, फ्रॉम ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो रहेंगे वही बनाते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। और इससे रिलेटेड एक और स्पेशलिटी है जो थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। ये हो गया अंदर का पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद में बीच में एक स्पेस है, स्पेस का नाम एंट्रम, एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड, फ्लूइड का नाम लिक्विड फॉलिक्यूला है। फिर ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर में एक और लेयर आई जिसका नाम रहेगा थीका इंटरना, और थीका इंटरना के ऊपर में फाइनली एक और लेयर आएगा, और फाइनली का मतलब होता है फाइनली एक और लेयर आएगा, उस लेयर का नाम रहेगा ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि फाइनली का मतलब फाइनली, इससे ज्यादा और कोई जंजाल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको ये एक लेयर याद रखनी है, उसके बाद में ये एक लेयर याद रखनी है। इन दोनों लेयर्स को मिलाकर बोलते हैं क्या, थीका। क्या बोलते हैं, थीका, थीका। तो ये जो है इसको नाम देंगे क्या, थीका इंटरना। और ये जो लेयर रहेगी भाई साहब इसको नाम देंगे क्या, थीका एक्सटर्ना। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा ये बात समझो, मैंने तुमको बोला था कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल बन के रखे हुए हैं, वो पूरा अट्रेशिया तक के अपन ने प्रोसेस पढ़ा था। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 मिलियन बन जाते हैं, है ना, बर्थ होते होते 1 मिलियन खत्म हो गए, 1 मिलियन बचे, है ना, प्यूबर्टी आते आते और 9.6 मिलियन खत्म हो गए, खाली कितने बचे, ओनली 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बचे हुए हैं। कहाँ पर, ओवरीज के अंदर। अब वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में से एवरी मंथ 4-5 डेवलप होना स्टार्ट होंगे, जिसमें से इस स्ट्रक्चर पे, ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे सिर्फ एक पहुंच पाएगा। आई मेरी बात समझ, सिर्फ एक पहुंचेगा जो कन्वर्ट होगा किसके अंदर में, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ क्या? और अब ये सब कितने दिनों में होता है वो समझो, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। जिस दिन से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहां से ऑलमोस्ट 5 दिन कंसिडर किए जाते हैं जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं,
ठीक है, ऑलमोस्ट लेट अस कंसिडर फ्रॉम 6th या फिर 7th डे से ये फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और बेटा जी अप्रोक्सीमेटली 14th डे को 13th से लेके 14th डे तक के फाइनल एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम था मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, तो ये जो पूरा फेज है, ये जो पूरा टाइम है फ्रॉम 6th डे और 7th डे टू द 14th डे, मीनवाइल ये सारे चेंजेस जो है वो फॉलिकल के अंदर में होते हैं। वो फॉलिकल हमेशा से ऐसा नहीं था, समझे, वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो तो बड़ा सिंपल था, एक लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स और उसके अंदर में आपका oocyte, ठीक है। बट जैसे जैसे अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सर ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है क्या इतना, मेरी बात समझ में है क्या? ये अगर अब एक और क्वेश्चन फिर मैं यहाँ पे उठाता कि सर ये सब प्यूबर्टी के बाद ही क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर फॉलिकल तो प्यूबर्टी के पहले भी थे ना, बट प्यूबर्टी के पहले वो फॉलिकल डेवलप क्यों नहीं हुए? प्यूबर्टी के पहले ग्राफियन फॉलिकल क्यों नहीं बना? अब मैं उसका आंसर ये देता हूं कि वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ये स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप, इतना सारा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था बिफोर प्यूबर्टी। सर क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? एक रफली मैंने बोला बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ था। सर क्यों नहीं हुआ था? हाँ जी, हॉर्मोन्स नहीं थे। क्या नहीं था? हॉर्मोन्स नहीं थे। सर कौन सा हार्मोन? अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन बेटा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम ही है। मतलब ये क्या करता है? फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और इस हार्मोन की प्रेजेंस में ये इतना स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इतनी सारी लेयर्स डेवलप होगी। सो दिस कंप्लीट डेवलपमेंट इज ड्यू टू FSH। आई मेरी बात समझ में? और बिफोर प्यूबर्टी कौन नहीं था? FSH नहीं था, इसीलिए वो 40,000 प्रिमोर्डियल फॉलिकल होते हुए भी कोई ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन पाया था। आई मेरी बात समझ में? इतना पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक और बात कि सर वो 40,000 में से एक ही मैच्योर क्यों होता है ना? मैंने बोला एक मैच्योर नहीं होता, मैच्योरेशन तो कई सालों का स्टार्ट होता है, हर बारी में 5-10 जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या खींच लेता है? FSH। तो जिसने FSH को खींच लिया उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई। समझ में एक बात? एंड दैट इज द रीजन कि कोई एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है। वो फॉलिकल जो ज्यादा अमाउंट में क्या रिसीव करेगा? FSH रिसीव करेगा, वो ज्यादा क्या होगा? ग्रोथ होगा। और फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि ये सारी लेयर्स डेवलप हो रही है, और इन लेयर्स में कई सारी लेयर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये जो आप देख रहे हो थीका इंटरना, ठीक है, इससे रिलेटेड ये याद रखिए कि भाई साहब यही वो लेयर है जो एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम क्या है? ईस्ट्रोजन। इसीलिए अगर फॉलिकल नहीं है तो ईस्ट्रोजन भी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अगर फॉलिकल नहीं है तो ईस्ट्रोजन भी नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। फिर से बता रहा हूं क्या था? सेकेंडरी oocyte था। सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने क्या नाम दिया? वेटलाइन मेम्ब्रेन दिया। उसके ऊपर में एक और लेयर का नाम जोना पेल्यूसिडा। किससे बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। उसके ऊपर एक और सेल्यूलर लेयर जो बनी है किससे? ग्रैन्युलोसा सेल्स के थ्रू बनी है। लेयर का नाम कोरोना रेडिएटा। यहाँ एक और बात अब आप ऐड ऑन कर लीजिए। कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, अडहेयर्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द अटैचमेंट? तो यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है। देयर इज सिक्रीशन ऑफ अ हाईली एडहेसिव सब्सटेंस मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। किससे मिलकर बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड।
म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक। और उस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब अगर स्पर्म को, ध्यान से सुनो मेरी बात, स्पर्म को अगर अंदर जाना रहेगा तो उसको ये लेयर कोरोना रेडिएटा वो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे आप, उसको इरेज करते हुए, उसको खत्म करते हुए, उसको एब्जॉर्ब करते हुए, डिसॉल्व करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले वो डिसॉल्व करेगा कोरोना रेडिएटा, फिर वो डिसॉल्व करेगा ज़ोना पेल्यूसिडा, एंड देन वो जाके टच करेगा किसको, वेटलाइन मेम्ब्रेन को। एक्चुअली वेटलाइन मेम्ब्रेन उसको टच करेगा। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। तो सर फिर ये ऊपर का क्या हुआ, फिर ये ग्रैन्युलोसा सेल्स कहां चले गए, ये थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना कहां चला गया। मैंने बोला ये जो जितना आप ऊपर का पार्ट देख रहे हो, इट इज द पार्ट ऑफ द फॉलिकल। आई मेरी बात समझ में, ये सब अगर पकड़ोगे आप तब उसको नाम दोगे क्या, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। बट आपने बोला था कि ओव्यूलेशन होता है, फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो जब ये फॉलिकल बर्स्ट होगा तो सर इसमें से क्या क्या निकलेगा, मैंने बोला ये कोरोना रेडिएटा तक के पूरा स्ट्रक्चर जो है वो निकल जाएगा, एंड दैट विल बी रेफर्ड एज सेकेंडरी oocyte। आई मेरी बात समझ में। अब हम दोनों टॉपिक्स को क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। तो अगर आपको सेकेंडरी oocyte पढ़ना है तो कोरोना रेडिएटा तक पढ़िए, यहां तक स्ट्रक्चर है किसका, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ऊपर फिर आप ये एंट्रम, लिकोर फॉलिक्यूला है, उसके बाद में डिस्कस पॉलीजरस, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना ऐड कर दो, ये कंप्लीट हो गया क्या, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। आ रही मेरी बात समझ में। इसका मतलब जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो वो इतना स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, यानी कोरोना रेडिएटा भी रहेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा भी रहेगा। तो जब स्पर्म को एंटर करना है उधर एम्पुला के अंदर में, तो उसको पहले कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जो जिसमें क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। तो स्पर्म एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज, ठीक है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो इसको हेल्प करने में, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उस एंजाइम की हेल्प से स्पर्म जो है वो उसको डिसॉल्व करेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट आएगा, नेक्स्ट एक वो जो है उसके रास्ते में एक और अड़चन आएगी, वो रहेगी ज़ोना पेल्यूसिडा। स्पर्म उसको भी डाइजेस्ट करेगा। ज़ोना लाइसिन करके एक एंजाइम होता है, ठीक है। लाइसिन आया है लाइसिस से, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ज़ोना लाइसिन मतलब ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है उसका लाइसिस करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम, ठीक है। ये सब लेयर्स को जब स्पर्म डिसॉल्व करके पहुंचेगा कहां तक, वेटलाइन मेम्ब्रेन तक, फिर उसके बाद में एक और प्रोसेस होगा जो आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है मेरी बात। इवन वो ज़ोना पेल्यूसिडा के अंदर में भी एक इंटरेक्शन होता है, पासवर्ड पूछता है वहाँ पे स्पर्म का, हाँ। फिर उसके बाद में आगे पूरा प्रोसेस होता है। वो क्लब में एंट्री होने के लिए बोलते हैं ना, पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो वहाँ पे जो ओवम रहता है ना, वो स्पर्म से पूछता है पासवर्ड बताओ, ठीक। वो जब पासवर्ड मैच होते हैं तो ही वो स्पर्म को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। तुमको याद है मैंने इससे पहले भी बोला था, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ना। उसी स्पेशीज का फीमेल गैमेट होना चाहिए, उसी स्पेशीज का मेल गैमेट होना चाहिए, क्योंकि फीमेल गैमेट मेल गैमेट से क्या पूछता है, पासवर्ड पूछता है। आई बात समझ में। तुमको याद है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। वो जो पिस्टल स्टिग्मा रहेगा, आपको बोला था कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक। तो वो क्या कर रहा है स्टिग्मा, वो पोलन ग्रेन से पासवर्ड पूछता है, समझे। तो वो जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ क्लोजली रेलेवेंट स्पीशीज में ही पॉसिबल है। वो एक म्यूल वाला एग्जांपल जो अपन देखते हैं, लेकिन उसमें भी वो नेचुरल नहीं है, बात समझोगे, ठीक है। तो उसमें भी जो डेवलप होने वाला न्यू ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो म्यूल्स स्टराइन होते हैं, वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, इतना पॉइंट आपको समझा क्या, दोनों चीजें आपको साथ में पढ़ाई है मैंने, हाँ। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte यहाँ तक बात करेंगे, और सब मिला देंगे तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। लास्ट 2 पॉइंट्स इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है।
क्या याद रखना है? दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, आप देख रहे हो इसका न्यूक्लियस एक साइड में है, सेंटर में है क्या? नहीं है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस साइड में है, ऐसे न्यूक्लियस को आप बोलते हो एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी oocyte कैसा होता है? एक्सेंट्रिक होता है। समझ में बात? न्यूक्लियस एक साइड में रहेगा, बचा हुआ सेल दूसरी साइड में रहेगा। इतनी बात क्लियर है? जिस साइड में न्यूक्लियस रहेगा उसको नाम देंगे एनिमल पोल। क्या नाम देंगे? एनिमल पोल, ठीक है। और जिस साइड में न्यूक्लियस नहीं है, कहीं तो भी लिखने के लिए जगह बताओ, यहाँ पे, ठीक है। जिस साइड में न्यूक्लियस नहीं है उसको नाम देंगे वेजिटेबल, एक में लिख रहा था, वेजिटेबल पोल, याद रखने के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte कैसा है? एक्सेंट्रिक है। जहां न्यूक्लियस उसको बोला एनिमल पोल, खाली जगह जो एम्प्टी स्पेस है दूसरा उसको नाम दिया वेजिटेबल पोल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। हाँ, और एक लास्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि ह्यूमंस में जो एग सेल होता है दैट इज माइक्रो, माइक्रो का आपको मतलब समझता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, माइक्रोलेसिथल। क्या? माइक्रोलेसिथल। सर माइक्रोलेसिथल का मतलब क्या होता है? मैंने बोला वेरी लेस योक। एग योक जो होता है वो बहुत कम, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर में होता है। देयरफॉर ह्यूमन एग, ह्यूमन ओवम, सेकेंडरी oocyte इज माइक्रोलेसिथल, एक्सेंट्रिक, दो पोल्स, एनिमल और वेजिटेबल, ठीक है ना। हाँ, वो एनिमल वेजिटेबल का काम जब तुमको क्लीवेज पढ़ोगे ना तुम, सेल जाइगोट बनने के बाद में जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वहां पे तुमको काम में आएगा। इतनी बातें समझ में आई क्या? क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? ठीक। आगे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, मैं तुमको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि ये जो पूरे प्रोसेसेस है, फीमेल गैमेट डेवलप होना, ये स्ट्रक्चर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक्चुअल में है एक ही चीज। समझ रहे हो क्या? तो जब अब मैंने तुमको रिलेट करके बताया है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर शुरुआत से होता है क्या? नहीं। ड्यूरिंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन आता है? एफएसएच। उसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। अब मैं वहां ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं वहां एक स्टेटमेंट यूज करूंगा कि फॉलिकल डेवलप होता है, फॉलिकल डेवलप होता है, फॉलिकल डेवलप होता है। तो बेटा होता क्या है? ये होता है। आ रही बात समझ में? ये सारी लेयर्स जो है वो उसके अंदर में डेवलप होती है। क्लियर? ठीक। और स्पेसिफिकली ये लेयर कौन सी? थीका इंटरना, क्योंकि वो रिलीज करेगी क्या? ईस्ट्रोजन। इसका मतलब जब तक के इस स्ट्रक्चर में थीका इंटरना है तब तक क्या आता रहेगा? ईस्ट्रोजन। बट एक समय ऐसा आएगा जब ये यहाँ से रप्चर हो जाएगा, फूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो ओवम है ये यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। बट फिर भी बचा हुआ स्ट्रक्चर तो अभी भी है ना, ग्रैन्युलोसा, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये तो अभी भी है। सारी बात समझ में? इसी को नाम देंगे क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम में थीका इंटरना है, वो रिलीज करेगा क्या? ईस्ट्रोजन। तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक ईस्ट्रोजन आता रहेगा। प्लस हाँ, एक और हार्मोन आएगा जो इसके निकलने के बाद आएगा, जब तक ये नहीं निकलता तब तक नहीं आता। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब वो कहां से आता है, कैसे आता है, वो हम आगे देखेंगे। बट इतना याद रखिए, जब तक ये स्ट्रक्चर बचा रहेगा तब तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आते रहेंगे। और यहीं पे आपको स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ आगे वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, और वो ये है कि अगर ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये डिजेनरेट हो जाए तो, इसी को आप रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बोलते हो ना, इसी को नाम देते हो ना कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर जब मैंने बोला जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक ईस्ट्रोजन भी आता रहेगा इसकी वजह से, और प्रोजेस्टेरॉन भी आता रहेगा। और अगर यही स्ट्रक्चर खत्म हो जाए तो ना ईस्ट्रोजन ना प्रोजेस्टेरॉन। आई मेरी बात?
और ना ईस्ट्रोजन और ना प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एक और नया दंगल खड़ा करता है, और जो करता है उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का विलन। हाँ जी, ठीक है। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम यूटेरस के अंदर में क्रिएट होती है, ठीक, उसके लिए यही आरोपी है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और इसको एक्टिवेट कौन करता है? जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आना बंद हो जाए। नो ईस्ट्रोजन, नो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन के दिमाग का दही हो जाता और वो यूटेरस में तोड़फोड़ मचा देता। आ रही बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उसको शांत करने के लिए आता है FSH, और इस चक्कर में फिर ये पूरा प्रोसेस दोबारा से होता है। बाकी स्टोरी जानने के लिए बने रहिए। एंड वन मोर थिंग, उसके अंदर में फॉर एग्जांपल जब आप उसको डाइजेस्ट में पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको वही प्रोसेस जो है वो 3-4 फेजेस में दिखाई देगा। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। आई मेरी बात समझ में? ठीक। अब उसी कंप्लीट सीरीज को अगर आपको वो 3 फेजेस में कंप्लीट करना है या कन्वर्ट करना है तो आपको बोला था oogonia बनते हैं, ठीक है। योग सैक के सेल्स जो रहेंगे वो क्या बनेंगे? oogonia बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ oogonia ये आएगा मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर में। फॉर्मेशन ऑफ oogonia किस में आएगा? मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर में। oogonia से प्राइमरी oocyte जो बनेगा ये आएगा ग्रोथ फेज के अंदर में, ठीक है। और फिर बाद में वो मैच्योरेशन, इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में जो प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में होगा वो रहेगा फाइनल फेज, जिसको बोलेंगे क्या? मैच्योरेशन फेज। आई क्या मेरी बात समझ में? वो पूरा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अगर आपको उसको 3 फेजेस में कन्वर्ट करना है तो पहला फेज रहेगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसमें क्या बनेंगे? बहुत सारे oogonia। तो फॉर्मेशन ऑफ oogonia इज मल्टीप्लिकेशन। oogonia का डेवलपमेंट होके प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनने का, प्राइमरी oocyte बनने का जो प्रोसेस है वो है ग्रोथ, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल का कन्वर्ट होना किसके अंदर में? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में। प्राइमरी oocyte का कन्वर्ट होना सेकेंडरी oocyte के अंदर में। ये जो प्रोसेस रहेगा इसको फाइनली आप क्या बोलोगे? मैच्योरेशन फेज। तो ये 3 फेजेस के अंदर में वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। वन ऑफ देम विल बी द